हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। उसी कल के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बता दूं, जिस किसी भाई ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले, क्योंकि हम लेकर के चल रहे हैं अभी यूपी कांस्टेबल के 2024 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो री एग्जाम हुआ था, और उसी के माध्यम से जितने भी यूपी कांस्टेबल के पेपर होंगे 2024 से 2013 तक के पेपर देखेंगे हम, जब जब भी हुए हैं वार्षिक पेपर। तो और एक बार बता दूं, मैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट देखेंगे। शिफ्ट वाइज आज शिफ्ट फर्स्ट है, सेकंड शिफ्ट कल करा दी है मैंने, और इसी से डायरेक्ट आपको ये यदि मेरी टेस्ट सीरीज आपने डेली देखोगे, पीवाईक्यू के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो साथ बता के चलता हूँ, और इसी से आपको जीएस में डायरेक्ट वहां उसी के यानी इर्द गिर्द आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेडियो एक्टिविटीज की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी रेडियो एक्टिविटीज जो खोज की, रेडियो धर्मता यानी रेडियो एक्टिविटीज की जो खोज की थी उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, यानी हेनरी बैकरेल को, यानी मैरी क्यूरी इसका सहयोग था इसमें। तो किसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी हेनरी बैकरेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये पूछा गया है। तो क्या है, बिग्रा रेडिएशन, यानी बिग्रा रेडिएटा, इसका नाम क्या है, बिग्रा रेडिएटा हरे चने का। ये एक कौन सी है, फलीदार फसल है, फलीदार फसल है जो कि रबी की फसल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय गायन जो ठुमरी का मुख्य विषय यानी थीम क्या है। ठुमरी, पहले तो आपको देखो ये है, अब यहां से ठुमरी के बारे में पूछ रहा है, तो ये मालूम होना चाहिए ठुमरी कहां से स्टार्ट हुई, किस राज्य से, और इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या था, रोमांटिक और भक्तिपूर्ण, यानी रोमांटिक और भक्तिपूर्ण ये एक डांस था। यह कहां से स्टार्ट हुआ, तो ये लखनऊ से, यूपी से, लखनऊ प्लस वाराणसी में चला था। यानी आदिल जो लखनऊ का वो था नवाब, उसी के वहां से स्टार्ट हुआ ठुमरी। अब कई राज्यों में चलता है ये ठुमरी। तो रोमांटिक है, ये कौन सा है नृत्य, कौन सा, रोमांटिक नृत्य ठुमरी। कहां से स्टार्ट हुआ, लखनऊ यूपी से। ये पूछ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मानवाधिकार किसके पास है, यानी मानवाधिकार किसके पास है। मानवाधिकार का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार, यानी हम गर्मापूर्ण जीवन, जो हमें जन्म से पहले जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है, अपना मानवाधिकार। क्या है, सब लोगों पर, यानी ये सब लोगों के लिए दिए गए जन्म से पहले, यानी जीने का अधिकार। संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है। क्वेश्चन करंट का है, आप देखो तो क्या है इसकी राजधानी, आबू धाबी। दुबई में लगा देना, इसका आंसर क्या है, आबू धाबी, यानी संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी कहाँ है, तो आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्स का मतलब क्या होता है, यानी साइट्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका क्या है, सैटेलाइट, स्टार स्टेशन, टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी सैटेलाइट,
इंटरेक्शन, टेलीविजन, एक्सपेरिमेंट, यानी ऑप्शन ए। ये जो साइट है ये नासा और इसरो ने, नासा प्लस इसरो ने 1975 में ये यानी इसके माध्यम से कुछ चीजें तैयार की साइट के एक्सपेरिमेंट किया था इसके माध्यम से साइट, वहीं से ये पूछ ली इसकी फुल फॉर्म। तो आप देख रहे हो कहाँ तक जा सकता है आपका आयोग। यूपी कांस्टेबल में देखो कहाँ से उठाया 1975 का। तो इनके बारे में मालूम होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब? 1969 में। ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब जो आने वाले नोबेल हैं उनके बारे में एक बार इसे आप छोड़ भी सकते हो। तो पहले किन्हें दिया गया था? तो ये मालूम होना चाहिए, मारिया रेसा को दिया गया था, ऑप्शन ए। इसमें क्या गया, ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। किसके माध्यम से? तो बॉटनेट्स नहीं, ये तो होगा नहीं। पहचान की चोरी, ये भी नहीं होगा। साइबर स्टॉकिंग है, साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से करना पड़ता है। तो वहां क्या लिखेगा? साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुई है? देखो साइबर की जो बातें आए तो वो ओनली गृह मंत्रालय ये चीजें लागू करते हैं। तो किसके मंत्रालय के अकॉर्डिंग? गृह मंत्रालय के। अभी गृह मंत्रालय के जो हैं अभी कौन है? गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह, यह होम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? देखो हिंदी में पूछ रहा है करंट, वो जीएस। तो आप देख सकते हो आयोग कहां से, और पढ़ते क्या है बच्चे? फिर कहते हैं क्वेश्चन नहीं आता। वो 600 पेज की पीडीएफ ले लेंगे जीएस की, वो पढ़ेंगे। 400 पेज की आपकी ज्योग्राफी की ले लेंगे, वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो यहां से डायरेक्ट। तो प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास जो गोदान, किसका ये उपन्यास? तो मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद की यानी जो जन्म हुआ था, ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी और रचनाएं देख लो एक बार, मुंशी प्रेमचंद की और रचनाएं कौन सी? गोदान, गबन, पूस की रात, ये इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन, पूस की रात ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपके लिए बता दी। और एक और है ईदगाह। ये पूछेगा आपको। अब गोदान पूछ ली, क्या पता गबन पूछ ले, अब की क्या पता पूछ की रात पूछ ले, ईदगाह पूछ ले। तो ये देखो ना, PYQ लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है बच्चों। मेरे प्यारे साथी कुछ नहीं समझ पाते, वो उनकी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाते और कोर्स परचेज कर लेते, और वो 600 पेज की पीडीएफ दे देंगे आपको। फिर पढ़ो, इसी से आएगा। और जैसे जैसे नजदीक समय आएगा उसके बाद एक टेस्ट सीरीज और स्टार्ट करेंगे। इसे और लगा लो, 600 पेज की पीडीएफ पढ़ लो, हो जाएगा काम। उनका आपसे बेरोजगार चल रहा है, उनका आपसे रोजगार चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले PY की उठाओ, इसी के नहीं कह रहा हूं, GS के उठाओ। आप हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के सारे देखो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करो। देखो आपकी कैसी चरम पर जाती है।
आप सब सक्सेस की लिमिट में रहोगे, यानी सक्सेस टाइम मांगती है और सक्सेस जो तुम्हारे पास नहीं आए, ये चीज करना स्टार्ट करो। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन बने रविंद्रनाथ टैगोर, पहले तो इनका ये मालूम होना चाहिए, एक बात बता दूं मैं इनके बारे में, यानी एक महान कवि थे, दार्शनिक भी थे, चित्रकार भी थे और संगीतकार भी थे, यानी ये एक महान कवि थे। महान कवि थे, ये दार्शनिक भी थे, ये चित्रकार भी थे, एक संगीतकार भी थे। और इनका जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में जन्म। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो, इनके लिए सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1913 में। यानी किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्नीस सौ 13 में गीतांजलि के लिए। और ये राष्ट्रीय गीत के रचयिताकार हैं, ये रचनाकार हैं, गीत वो राष्ट्रीय गान, सॉरी, और इन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि धारण यानी दी, यानी नाइटहुड की उपाधि कब दी थी? 2015, वो 1915 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने वो लौटा दी थी उपाधि। ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। इन्होंने एक संस्था शांति निकेतन की स्थापना की। ये देखो, ये पूछेगा ना आपके लिए, तो इनके बारे में एक एक चीज आपके लिए मालूम होना चाहिए। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में 1861 ईस्वी में। और इनके लिए महत्वपूर्ण कवि थे, संगीतकार भी थे, रचनाकार भी थे, दार्शनिक थे। और इनके लिए 1913 में यानी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, प्रथम भारतीय थे। और ब्रिटिश सरकार ने इनके लिए नाइटहुड की उपाधि धारण की, जो कि बाद में जलियांवाला हत्याकांड के कारण 1919 में इन्होंने त्याग दी थी। ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। बच्चे भटक जाते 600 पेज की पीडीएफ के चक्कर में। अरे ये देखो ना, ऐसी चीजें। अब बचाओ, इनकी संस्था क्या थे? शांति निकेतन। एक बार ये देख लो, क्वेश्चन यहां से आएगा, वहां से आएगा, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को यानी खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया? जहां लैंगिक समानता की बात आए वहां महिला नारी संबंध आता है, नारी का संबंध आता है। तो क्या है? नारीवादी आंदोलन। उसका क्या नाम था? नारीवादी आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 2021 में COP 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? देखो 2024 वाले में 2021 का COP जलवायु सम्मेलन पूछा है। तो आपको क्या लगता है, जब आयोग क्वेश्चन बनाएगा तो अब नहीं पूछेगा? अरे COP आपके लिए 26 पूछ लिया तो COP 27 भी पूछ सकता है, 28 भी पूछ सकता है, 29 भी पूछ सकता है, 30 भी पूछ सकता है, और 31 जो 2026 में आने वाला है और होएगा वो तुर्की में होगा, वो भी तो पूछ सकता है आपके लिए। तो ये एक लिमिट में रहो ना जीएस। आपके ये भी मालूम होना चाहिए COP 27 का हुआ, COP 28
कॉप 29, कॉप 30, कॉप 31। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार मालूम होना चाहिए आपके लिए। कॉप 27 मिस्र में हुआ, ये दुबई में हुआ, और ये वाला आपका यूएई में हुआ, और ये ब्राजील में हुआ, जो अभी 2025 में हुआ था नवंबर में। और ये आने वाला 2026 में कॉप 31 कहाँ हो रहा है? तुर्की में, तुर्की में होने वाला है जलवायु का, यानी 2026 में। तो ये याद करो ना, आपके लिए कॉप, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कॉप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? जब ये यूपी कांस्टेबल के 2024 में री एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको ये ना पूछेगा, कॉप 27 पूछ सकता है, कॉप 28 के बारे में पूछेगा, कॉप 29 के बारे में पूछेगा, आपको कॉप 30 के बारे में, कॉप 31 के बारे में। तो ये आपको मालूम चाहिए कॉप 27 कहाँ हुआ, कॉप 28 कहाँ होगा, कहाँ हुआ है, कॉप 29 कहाँ हुआ है, कॉप 30 ब्राजील में 2025 में नवंबर में। तो ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। कॉप 31 का हुआ, अब तुर्की में 2026 में होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि 600 पेज की पीडीएफ महत्वपूर्ण है। बेर बेर में फोकस वहीं करा रहा हूँ, पीवाई की यानी पीवाई क्यू के इर्द गिर्द रहोगे आप, और उसी को बढ़िया तरह से लगाओगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जीएस में से अपना सिलेबस निकालना है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता, 35 से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पक्के। और पीवाई क्यू मेरे साथ लगा लो, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं आपके लिए कहीं भटकने नहीं पड़ेंगे। इससे इसी के इर्द गिर्द मेरे साथ पीवाई क्यू लगा लो 4 से 5 साल के, और इसी के इर्द गिर्द से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। 15 से 20 क्वेश्चन पक्के आपके, कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। मैं इतनी सारी चीजें टेस्ट के माध्यम से, आपके पीवाई क्यू के माध्यम से करा दूंगा, इंपोर्टेंट चीजें। अब ये मैंने क्वेश्चन आपके करंट से जोड़ दिया। कॉप इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कॉप 31 और 30 29 एक बार देख लेना। जब 2 साल 2021 वाला पूछ रहा है, तो आपकी क्या पता आपके लिए 29 पूछ ले को। ऐसे तैयारी करो, भटको मत। इसलिए मैं पीवाई क्यू विधिवत तरीका से शिफ्ट वाइज शिफ्ट कराऊंगा। पहले 2024 के कराऊंगा, फिर 2018 के, 2013 के, यानी सारे वर्ष के पीवाई क्यू कराऊंगा आपको, और उसी के माध्यम से आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जो यूपी पुलिस का है, जीएस का नहीं, यूपी पुलिस का जो पूछ रही है, उसी के इर्द गिर्द से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? यूके। नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी क्या है? मेरे प्यारे साथी को कुछ उनको ये भी नहीं मालूम होगी, यानी क्या है? कोहिमा। ईटानगर किसकी है राजधानी? इसकी तो चलो नागालैंड की राजधानी पूछ ली, ईटानगर की क्या है? मैं कुछ टेस्ट के माध्यम से आपको काम भी दूंगा, उसे आपके लिए करना है, और वहीं से क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से आएंगे। अब की नागालैंड की राजधानी पूछ ली, क्या पता अब की ईटानगर की पूछ ले। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। और आपकी गुवाहाटी असम की। और ये आप कमेंट में बताना अगरतला किसकी राजधानी है। यदि आपको नहीं मालूम है तो अच्छी तरह से ईस्ट की जितनी भी स्टेट है ईस्ट के, वो सारी राजधानी याद कर लो अच्छी तरह से। अगरतला आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बतानी है अगरतला किसकी कैपिटल है, जितने भी मेरे प्यारे साथी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यदि नहीं मालूम है तो अच्छी तरह से याद कर लेना एक बार। और मैं बता दूं आपके लिए क्या करना है। अब म्यांमार, चीन, बांग्लादेश के जितने भी जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको लिए याद करना एक क्रम में लगा करके। चीन से कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हमारे लगे चीन की सीमा से, म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं, और बांग्लादेश से कौन कौन से। एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, पक्का मैं कह दे रहा हूं आपको आज। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा, दे दिया मैंने, लिख के जाओ। ऐसे करो ना, ये आपको लिखना है, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठो मेरे साथ,
जितना मैं बताऊं उतना करते रहो, आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही करा दूंगा, मालूम नहीं पड़ेगी। अरे इसको कितना टाइम देना है आपके लिए जीएस को, ये देखो यूपी कांस्टेबल में कितना टाइम मांग रही है आपकी, यानी आपके 35 से 40 क्वेश्चन के लिए आप 4-4 घंटा दोगे 3 महीना के लिए? नहीं दोगे। देखो कहाँ पर यहाँ ज़्यादा किस में बजट हमारा, रीजनिंग में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कितने क्वेश्चन, वो स्कोर करने वाला है आपका। यहाँ इतना मन दो, इतने पीवाईक्यू देखो, उसी के इर्द गिर्द के टॉपिक देखो और हो जाएगा काम आपका जीएस का। जीएस में ज़्यादा मत भटको। क्वेश्चन एक तुम्हें आपको स्कोर अच्छा करना है अपना यूपी पुलिस में, एक सीट पक्की करनी है, तो आप रीजनिंग बढ़िया तरह से देखो, हिंदी बढ़िया तरह से, वहां से आप फुलम फुल लाओगे, यहां फुल में फुल कभी नहीं ला पाओगे। इसलिए क्यों ज्यादा टाइम दे रहे हो इसे? 600 पेज की पीडीएफ मत पढ़ो, मत पढ़ो भाई, मैं बेर बेर यही कह रहा हूं। वो लालच है, लालच बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले आपको लालच देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो, यानी कांगो जो कहेंगे वो है, कांगो गणराज्य किस महाद्वीप में पाई जाती है, यानी पाया जाता है तो ये मालूम होना चाहिए, किसमें? अफ्रीका में। अफ्रीका क्या है? ये अफ्रीका है आपका, यानी इसमें पूछा कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य किस महाद्वीप में है, तो ये क्या है? ये गिनी की खाड़ी है। ये यूपी पुलिस 2024 का जो री एग्जाम हुआ उसमें से आया है क्वेश्चन। देखो कैसे पूछा डायरेक्ट, अफ्रीका में से। कहाँ? ये है कांगो, जो इक्वेटर लाइन ये जा रही है आपकी इक्वेटर। और आप एक बार बताना इक्वेटर पर कितनी कंट्री है हमारी, वो आपके लिए होमवर्क है। क्या पता आपकी विषुवत रेखा की कंट्री पूछ ले एक डाल के। तो ये जो अफ्रीका की विषुवत रेखा पर कितनी कंट्री है ये आपको बताना है, कितने देश लगते हैं। ओके, तो ये कांगो गणराज्य, तो इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति पूछ ली, आपकी और भी पूछ सकता है। यानी तो आयोग है जो, उसका आयोग कैसे पेपर उठाएगा? ऐसे उठाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। तो ये बागवानी और शहद के लिए, यानी पीली क्रांति, ये भी लिख लो, पीली क्रांति तिलहन के लिए, तिलहन के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम की। आपकी स्वर्ण क्रांति होगी, काली क्रांति होगी, और आपकी नीली क्रांति ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये किसके लिए? मत्स्य के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना क्रांति, ये देखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, एक बार जाकर के देख लेना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? हेडक्वार्टर पूछा, कहां स्थित है? और ये जो फर्स्ट जो वाली शिफ्ट है 2024 में यूपी कांस्टेबल वाले की, बाद में सेकंड शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा ये वाला क्वेश्चन। ऐसे नहीं पूछा है, वो घुमा करके पूछा है, उसमें ऑप्शन में से उठाया है। तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी होगी नहीं, यानी न्यूयॉर्क। कहाँ है इसकी? न्यूयॉर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क। देखो कहां से ऑप्शन उठाया, ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूएसए, यूएसए का एक स्टेट है। ये देखो क्वेश्चन ऐसे। अब ये बता वाशिंगटन डीसी में किन किन के हेडक्वार्टर है? इंपॉर्टेंट है जो एक किसका? वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का, और एक आईएमएफ का। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कैसे हुई? यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अकॉर्डिंग हुई, 1944 में हुई थी इनकी स्थापना। ये देखो ना,
जिनेवा में बहुत सारे हैं हेडक्वार्टर, जैसे WHO, WTO, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ कहाँ रहे हो आप? 600 पेज वाली PDF, उसे छोड़ो और ये स्मार्ट स्टडी है, PYQ के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कवर अप करो। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, यदि मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। ऐसे ही मैंने एक एक चीज ऑपरेशन करके बताया आपको, धुरंधर ऑपरेशन इसे बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन उद्देश्य क्या है इसका? तो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? भंडार के लिए फाइलों को संपीड़ित करना नहीं, डेटा ट्रांसफर को तेज करना, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोड के रूप में कन्वर्ट करना, यानी ये अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित करना यानी कन्वर्ट करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिसने अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई? करंट का क्वेश्चन, आप इसे लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यानी उनका क्या था? जोआन विसेंट पेरेज मोरा। नहीं, ये नहीं था, ये वाला युकिची चुंगची। नेक्स्ट, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्व उतारा था? किस वर्ष अपोलो 11 ने मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्व उतारा था? तो कब उतारा था? सन 1969 को नासा ने अपोलो के माध्यम से यानी अपोलो मिशन के अकॉर्डिंग चंद्रमा पर पहला व्यक्ति उतारा था, यानी मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। कब? तो ये 1969 को। कब? 1969 को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD डायरेक्ट पूछा है। आप मेरी पिछली वाली क्लास देखना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इसका ऑप्शन दिया था, हेडक्वार्टर पूछा था, उसमें डाल के फिर इसका क्वेश्चन बना दिया। क्या कर रही है वो? आयोग आपसे बहुत चालाक है। आयोग देखता है बच्चा कहां भटक रहा है और आयोग क्या करता है, कभी इसके ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा, कभी क्वेश्चन से ऑप्शन बना देगा। तो उसमें पूछा था किसका? UN का हेडक्वार्टर में, और UN के हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग OECD की चर्चा की गई थी। अब ये सीधा ऑप्शन से उठाया और देखो क्या पूछ ली, इसके उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य क्या है? आर्थिक सामाजिक कल्याण के बारे में बात करता है OECD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। यानी ये भी तो पूछ सकता है आपको, इसका OECD का हेडक्वार्टर कहाँ? तो पेरिस। पहले तो देखो, सदस्य देशों के विदेशी नहीं, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को रक्षा के लिए व्यापार नहीं, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ाकर, ये ऑप्शन सी यानी आर्थिक और कल्याणकारी सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है, बढ़ाने के लिए OECD का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। ये आपके लिए सारी चीजें मालूम होना चाहिए पहले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो सीधा पूछा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आप विटामिन पढ़ो ना, क्वेश्चन विटामिन से आया है तो विटामिन पढ़ो, क्यों इधर उधर भाज रहे हो? तभी तो कह रहा हूं, मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो PYQ को बेस बना करके अपना सिलेबस यानी कवर करें सिलेबस, इधर उधर ना भटकें, बड़ी बड़ी PDF के चक्कर में मत पड़ो। और मैं यही करा रहा हूं आपके लिए, शिफ्ट बाय शिफ्ट पहले PYQ करा रहा हूं, इसी के इर्द गिर्द से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? यानी स्कर्वी रोग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर। अब विटामिन सी, तो विटामिन क्या तरह की हमारी, एक जल में घुलनशील
घुलनशील, एक द्रव में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन सी है? अब ये भी तो पूछ सकता है जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आपकी बी और सी। बी और सी कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील। और इसमें ए, डी, ई, के यानी द्रव में घुलनशील विटामिन, ये आपको मालूम चाहिए। अब विटामिन की खोज किसने की? खोज और व्याख्या आप बताओगे, खोज किसने की? सी फंक ने। किसने? फंक। और हॉपकिंस ने व्याख्या की। हॉपकिंस ने इसकी व्याख्या की और सी फंक ने इनकी खोज की विटामिन की। ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अरे क्या पता अब की विटामिन सी पूछ लिया, तो आपको पहले विटामिन के बारे में मालूम चाहिए। जैसे विटामिन की खोज किसने की? सी फंक ने। और इसकी व्याख्या किसने की? हॉपकिंस ने। विटामिन कई तरह की, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है और एक द्रव में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील विटामिन क्या नाम है? वो बी और सी। और द्रव में घुलनशील विटामिन को ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के विटामिन आपकी। अब जैसे पेलग्रा रोग किससे, कौन सी विटामिन है? B3 के अकॉर्डिंग नियासिन नाम है इसका। नियासिन इसका नाम है रासायनिक। पेलग्रा रोग होता है B3 की कमी से विटामिन के। बेरी रोग B1 की कमी से। B1 की कमी से इसका नाम है थायमीन। थायमीन विटामिन। सूखा रोग स्कर्वी यानी जो रिकेट्स हो जाता वो विटामिन आपकी डी की कमी से। सूखा रोग, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। पेलग्रा रोग B3 की कमी से, नियासिन नाम है इसका। B1 की थायमीन इसका नाम है। और आपको सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम भी आपको मालूम चाहिए, कैल्सीफेरॉल। स्केरिविक एसिड, ये रासायनिक नाम याद करो। स्केरिविक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, थायमीन है, नियासिन है। ये इनके नाम करो पहले याद क्रम में, और तब देखो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य स्तर पर BAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? ये एक अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट कर। तो 2005 में ये लागू किया गया था। उसके बाद क्योंकि GST आ गई, तो GST के बाद सारे टैक्स अप्रत्यक्ष कर फिनिश हो गए थे। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस की एक विशेष अभियान इकाई है, यानी कोबरा। इसका क्या अर्थ है? यानी सेंट्रल बटालियन फॉर रैपिड एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर जो रेजुलेट एक्शन, सेंट्रल बटालियन फॉर रेडिकल एक्शन, कमांडो बैटल फॉर रिकॉइलिंग एक्शन। नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सेंट्रल बटालियन फॉर रैपिड एक्शन। ऑप्शन ए इसका इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेड कॉरिडोर किससे संबंध है? तो जो हमारे माओवादी हैं उनके लिए रेड कॉरिडोर कहा गया है। किससे? नक्सली माओवादी उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड, आपको उड़ीसा। यानी इसके लिए आप एक बात बताना, अभी अमित शाह ने इनके लिए
एक मिशन चलाया था, वो किस मिशन के अकॉर्डिंग चलाया, यानी उसका नाम क्या था मिशन? तो ये नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? 340 पूछ लिया, किससे संबंधित है? तो आपका संघ लोक सेवा आयोग नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं, पिछड़े वर्ग आयोग के लिए। ये पिछड़े वर्ग आयोग कब बना? यानी तो ये 1993 में बना, 1993 में पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना, यानी अधिनियम के अकॉर्डिंग इस आयोग को बनाया गया था। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? 280 में। आपका संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। निर्वाचन आयोग 324 से 329 में बात की गई है निर्वाचन आयोग की, जो कि भाग 15 में बात की गई है निर्वाचन आयोग की बात। तो ये देखो ना सारी चीजें, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? यानी पिछड़े वर्ग से आयोग से संबंधित है। अब आपको निर्वाचन आयोग पूछा, तो निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? 324 से लेकर 329 में बात की गई है विधिवत तरीका से, भाग 15 में इसकी चर्चा की गई है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में आता है आपका। आप संघ लोक सेवा आयोग कहाँ में आता है? 315 आर्टिकल में आता है। ये चीज देखो ना सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके दायरे में रहोगे, लिमिट में रहोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को? किसके अकॉर्डिंग? यानी तो फॉर फ्री ऑफ यानी फ्री ऑन बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग। IMF के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाता है? तो फ्री ऑन बोर्ड, यानी फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, फ्री ऑन बोर्ड। अब IMF के बारे में आपके लिए मालूम होना चाहिए, IMF की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन के अकॉर्डिंग 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है IMF का, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो आपको वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इसका IMF का। IMF की फुल फॉर्म का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF में कितनी मुद्रा हैं? जो कि 1969 में एक SDR जोड़ी गई थी, इसकी विशेष मुद्रा यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। उसमें 5 मुद्राओं का जिक्र किया गया है, यानी डॉलर, यूरो, आपका डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, एन है और आपकी रेमेंजिन है जो कि चाइना की है। ये 5 मुद्रा आपके लिए मालूम है SDR। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। इसमें कितने सदस्य देश भागीदार है? तो कितने? 151 पे, 99 में, यानी 151, वो 51 पे सदस्य। अब एक बताने ये 191 में सदस्य कौन सा है, कौन सा देश बना है लास्ट? अभी ये करो ना, IMF के बारे में फुल जानकारी ऐसे आपके लिए मालूम होना चाहिए। पढ़ के आ रहे हो तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी तो ये 8 सितंबर को। जैसे ये है क्वेश्चन, कहता है IMF के बारे में, ये क्वेश्चन है IMF का, ऐसे मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तंत्रलोक के लेखक है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ऑप्शन C करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी, जहां कोई कॉन्सेप्ट होगा, जहां फैक्ट होंगे, मुझे मालूम है इंपोर्टेंट कहां से फिर दोबारा से पूछेगा, इसलिए मैं वहां बेसिक चर्चा चलाऊंगा, वही चीज लेकर आया हूं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब आपके लिए पहले यह मालूम चाहिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। पहले कितनी थी? 14 भाषा। अब कितनी? 22 भाषा। 22 भाषा। और जो संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो ये आपके लिए मालूम होना चाहिए।
21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपकी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई। और आपका 91वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। यदि आपसे भाषा से क्वेश्चन आए और भाषा कौन से भाग में यानी कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया। प्रेजेंट में कितनी भाषा है? 22 भाषा। संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई, ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आयोग पूछेगा तो आपको इस तरीका से पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। या सिलेबस अच्छी तरह से करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट बनाओ। और मैं इसीलिए आपके लिए शिफ्ट बाय शिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूपी कांस्टेबल के। उसी से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके में अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेलमेंट। एंटेलमेंट की अवधारणा सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कणों को अत्यंत उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। नहीं, यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण एक प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण अवस्था दूसरे कण की अवस्था के तुरंत प्रभावित होते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। यह सिद्धांत ढांचा है जो प्रकाश की चाल नहीं। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी एक दूसरे कण जुड़े रहते हैं, चाहे उनकी दूरी बढ़ती जाए तो भी जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? यानी निम्न सदन को, अब उच्च सदन पूछ लिया, निम्न सदन भी पूछ सकता है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? यानी विधान परिषद। अब आप बताओगे, आप ये बताना विधान परिषद द्विसदनात्मक राज्य में किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? यानी उच्च सदन और निम्न सदन की कितने राज्यों में व्यवस्था की गई है? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सप्तांक राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अरे जहां राजनीतिक की बात आए, जहां आर्थिक की बात आए, बस वहां चाणक्य लगा दो आप, चाणक्य यानी कौटिल्य। इसका आंसर ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए? यानी SC ST जनजातियों के लिए यानी जो प्रशासनिक प्रबंधन की नियंत्रण की बात की गई है, कौन सी अनुसूची में? तो अनुसूची 5 कहती है। हमारी अनुसूची 5 क्या कहती है? यानी उनके प्रशासनिक एवं नियंत्रण की बात की थी। और ये आर्टिकल 244 में इसकी विधिवत तरीका से चर्चा की गई है। अब अनुसूची 6 में विशेष प्रावधान 4 राज्यों के दिए गए, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूची 4 कहती है हमारे वो अनुसूची 6 में विशेष प्रावधान की बात की गई है। तो इसमें 5वीं अनुसूची में इनके प्रबंधन की बात की है। अनुसूची 6 में 4 राज्य, वो कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? असम, कौन कौन से 6वीं अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 विशेष अधिकार की यानी प्रशासन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं में आप मालूम लीजिए जब 3 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जोड़ी गई है। 4थी में आपकी केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछेगा, आपको क्या पता ये पूछ ले आपके लिए, ये किसने जारी किया है, ये भी तो पूछ सकता है। यानी मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका क्या है? व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी लक्ष्य है। मगर इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? ये भी तो पूछ सकता है आपको, इसे कौन जारी करता है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें मानव विकास सूचकांक
सबसे पहले किसने कौन लाया था यूएनडीपी में? तो 1990 में, यानी दो अर्थशास्त्री थे, एक पाकिस्तान के महबूब अल हक और एक जो हमारे भारतीय थे, नोबेल प्राइज मिला था उन्हें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे, वो कौन थे? अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो महबूब अल हक और अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। ये आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 में कौन थे और 2016 के बाद अब तक प्रेजेंट में कौन है, ये आप प्रेजेंट में बताओगे। यानी कौन थे? तो निर्मला सीतारमण नहीं थी, यानी अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली। अब कौन है प्रेजेंट में हमारी वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है स्थित? ये देहरादून में। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का पीलापन प्रभाव कैसे पड़ रहा है? पीलापन दिख रहा है अभी, प्रभाव किससे पड़ रहा है? तो ये आपकी अम्ल वर्षा से। इसमें दो इंपोर्टेंट तत्व होते हैं, एक NO2, एक SO2, ये इंपोर्टेंट है। इसलिए ओजोन अपक्षय, ये डायरेक्ट पूछा था ओजोन अपक्षय के बारे में, शिफ्ट जो मैंने पहली कराई है शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन पूछा है ये डायरेक्ट ओजोन अपक्षय के बारे में। ओजोन किन किन अणुओं से बनी है? तो ऑक्सीजन के अणुओं से बनी है। ये समताप मंडल पर पाई जाती है ओजोन। ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसकी, यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे साथी, जितने भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, नए नए जुड़े हैं, तो वो PY को बेस बनाए और इसको ही अकॉर्डिंग चले। GS कवर हो जाएगी, 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं के इर्द गिर्द मिल जाएंगे आपके लिए। अब जैसे पूछ लिया खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की? जलाउद्दीन खिलजी ने। चलो हमको मालूम है, जलाउद्दीन खिलजी ने। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये भी तो पूछ सकता है खिलजी वंश का शासनकाल कब तक रहा? तो ये 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, यानी खिलजी वंश का ये, अब मैं एक बार बता दूं आपके लिए, सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल 1192 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहा है। ओके, अब सल्तनत काल में छोटे छोटे वंश कौन कौन से आए? जैसे मामलुक वंश, पहला कौन सा था? मामलुक। मामलुक वंश ये 1192 से आपका मामलुक वंश 1290 ईस्वी तक। इसमें बहुत सारे शासक हुए, जिसमें इल्तुतमिश है, ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, और अंतिम क्या वो आपको मालूम है कैकुबाद, अंतिम शासक मामलुक वंश का। उसके बाद खिलजी वंश, ये क्रोनोलॉजी में पढ़ो आप। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से आपका 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश। उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश कब आया? ये 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। अब उसके बाद
सैयद वंश। सैयद वंश कब तक? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आपका लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, जिसमें लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। आपकी सैयद वंश की खिरज खां ने। यह भी तो पूछ सकता है खिरज खां। आपकी तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने। इससे जोना खां भी बनते, जोना खां। अब उसकी खिलजी वंश की किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। आपकी मामलुक वंश की स्थापना किसकी? मोहम्मद गौरी ने। गौरी ने। अब ये पूछेगा आपके लिए, अब इसमें पता है क्या पूछेगा? इंटरेस्ट बात बताऊं मैं आपके लिए। तो इसमें पूछेगा बताइए कौन से वंश यानी सबसे कम समय तक शासन किया था भारत पर? कौन से वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए किसने किया। अब किए यानी खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसने किया? तो तुगलक वंश ने। डायरेक्ट होगा तो मैं कह रहा हूं जीएस मेरे साथ पढ़ो एक क्रोनोलॉजी में, आप नहीं भूलोगे। यानी मामलुक वंश से लोधी वंश तक सल्तनत काल में ये इंपोर्टेंट वंश है। 4-5 इंपोर्टेंट वंश है सल्तनत काल में। 5 इंपोर्टेंट मामलुक वंश, जो कि आपका मामलुक वंश कहां से कहां तक स्टार्ट है? मामलुक वंश 1192 ईस्वी से लेके आपका 1290 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से लेके 1320 तक चलता है। उसके बाद आपका तुगलक वंश आता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आपका सैयद वंश आता है जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद लोधी वंश आता है जो कि 1451 ईस्वी से 1526 तक चलता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य का उद्धार यानी मुगल साम्राज्य का वो होता है आना, जो बाबर के अकॉर्डिंग। तो ऐसे पढ़ो ना, इनकी स्थापना किसने की? अब क्या पता आपकी मामलुक वंश की पूछ ले तो किसने? मोहम्मद गौरी ने। क्या पता खिलजी वंश की अब की पूछ ले तो क्या पता तुगलक वंश की पूछ ले। क्या पता ये एक क्लास में इंपोर्टेंट लाऊंगा A to Z इंफॉर्मेशन के साथ, सल्तनत काल पूरा फिनिश करवा दूंगा क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही सारी चीजें, तो मैं यही समाप्त करता हूं। एक बार अच्छे से देख लेना इसे, सबसे ज्यादा कम में। अब क्या पता ऐसे पूछ ले। तो यही विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।